तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उत्पादन हेतु गोभी की फसल में किए जाने वाले कार्य, नया पॉली हाउस बनाने की तकनीक पर जानकारी, मुर्गी पालन में होने वाली बीमारियों के बचाव पर जानकारी, अपने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो किसान गोभी की खेती करना चाहते हैं या जिन्होंने अगेती गोभी की फसल लगा रखी है, तो उन्हें बुआई से पहले और खड़ी फसल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करना है ताकि फसल से अच्छी पैदावार मिल सके, इस पर अपने अनुभवों को बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान नेत्र सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, अन्नदाता कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे गोभी की फसल की और साथ में जानेंगे किस तरह से एक किसान ने अपने खेतों में गोभी की फसल को उन्नत तरीके से लगाया है और किस तरह से अधिक वो मुनाफा इस फसल से कमा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय खेतों में नेत्र सिंह जी। जी नेत्र सिंह जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जब आप पौधा लगाते हैं तो किस तरह की तैयारियां आप अपने खेत में करते हैं? बातें है जी, फिर बाग फाटे देनी है और फिर बीज जाना, फिर डालने बनाना, फिर लगाना लेन में पौधे। अच्छा, सबसे पहले आप इसका बेड तैयार करते हैं। तो बेड तैयार करते समय आपको क्या सावधानियां बरतते हैं आप? बस ये लेन लगानी थी, फिर गोभी उसमें लगानी, फिर सिंचाई करनी। जब गोभी लगाते हैं तो नज़दीक लगाते हैं या कुछ दूरी पर लगाते हैं? वैसे आधा फुट ये दूर पर लगाते हैं। आधा फुट की दूरी पर इसको रखते हैं। तो उसके बाद जब ये पौधा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है तो उस समय उस स्थिति में आप क्या करते हैं? फिर खाद डाल देते हैं जी, फिर गुड़ाई करने लग जाते हैं। फिर जब गुड़ाई करके तब और बढ़ाने से सिंचाई करने लग जाते हैं पानी पाइप से। मतलब अगर गुड़ाई की बात करें तो कितने दिन बाद आप पौधे की इसके खेत की गुड़ाई शुरू कर देते हैं? ये कर देते हैं हम 15 दिन बाद सिंचाई कर देते हैं। और सिंचाई की अगर बात करें तो कितने अंतराल के बाद इसको सींचना बहुत ज़रूरी होता है? ये तो मतलब 5-7 दिन बाद सींचना पड़ता है। हर 5-7 दिन बाद इसकी सिंचाई जरूरी है। और अगर इसमें कोई कीट लग जाता है, कोई कीट पतंगे लग जाते हैं तो उसके निदान के लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए हम ब्रोन करते हैं जी, और जहर करते हैं जी, और जी कीड़े की दवाई डालते हैं जी। कीड़े की दवाई डालते हैं? कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करते हैं? अब दवाई तो है, ब्रोन करते हैं, लिबिस्टिन करते हैं और सेफ्रिनलाइन ये करते हैं। अभी आपने अपने खेतों में कितने जो है पौधे वो लगाए हैं गोभी के? ये लगाया जी 10-12 हज़ार पौधे। 12,000 पौधे लगाए हैं। तो ये जो फसल है इसकी कितने अंतराल के बाद तैयार हो जाती है? ये हो रही 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद तैयार होती है। तो अगर आपके खर्चे की बात करें, इस पर जो 10-12 हज़ार पौधे लगाए हैं उस पर जो खर्चा आया है, जो आप इसके आगे करना भी इसमें मैनेजमेंट करते हैं, उस पर खर्चा निकालने के बाद आप 3 महीने बाद कितना प्रॉफिट इससे कमा लेते हैं? 20-30 हज़ार ही, मतलब 20-30 हज़ार खर्चा है, फिर वो तो करना है। ऐसे 50-60 हज़ार की गोभी, 50-60 हज़ार की गोभी मतलब तैयार हो जाती है। तो ये थे हमारे साथ नेत्र सिंह जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने गोभी की फसल को अपने खेतों में तैयार किया है और कि कौन कौन से वो ज़रूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना होता है गोभी की फसल तैयार करते समय।
फूल गोभी की ओर अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं सरोल चंबा के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा शर्मा से। सर्दियों का समय शुरू हो गया है और जो ये हमारी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं सर्दियों में लगाई जाती हैं। और गोभी वर्गीय सब्जियों में जैसे कि फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली और हमारी गांठ गोभी आती है। गोभी हमारी सितंबर अक्टूबर में लगने वाली फसल है और इसकी जो मुख्य किस्में हैं वो हैं मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा हमारे पास इसमें आती है 500 से लेकर 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर और 40 से 55 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन सब्जियों की जो हमने स्वस्थ पौध है वो कैसे तैयार करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्थान का चयन करते हैं और स्थान के चयन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जहाँ जो हम पौध तैयार करने के लिए स्थान चयन कर रहे हैं वहाँ पे धूप होना आवश्यक है। स्थान चयन करने के बाद हम उसमें क्यारियाँ बनाते हैं और जो क्यारियों का जो साधारणतया जो आकार है वो रखा जाता है 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और कुछ सेंटीमीटर जैसे कि 15 सेंटीमीटर हम उसको ऊंची कर देते हैं। इससे जब हम ऊंचे क्यारी रखते हैं तो हमारे जो पानी की निकासी है वो अच्छे से हो जाती है और पानी जो है क्यारी में खड़ा नहीं रहता है। जब हमने क्यारी का आकार तय कर लिया उसके बाद हम उसमें उस मिट्टी को उसकी निराई गुड़ाई करते हैं और उसमें फिर हम खाद डालते हैं जैसे कि 20 से 25 किलोग्राम गली सड़ी गोबर की खाद। उसके अलावा जो इफ्को खाद है 100 ग्राम जो कि हमारा 12-32-16 का मिश्रण होता है उसको डालते हैं और उसके अलावा फफूंदनाशक है जैसे 15 से 20 ग्राम आप फफूंदनाशक है इंडोफिल M45 है उसको डाल सकते हैं। उसके अलावा मिट्टी में हम कीटनाशक जैसे कि क्लोरपाइरिफॉस है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उसको हम मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं और अच्छी तरह से उसकी गुड़ाई करते हैं ताकि जो हमारे गली सड़ी गोबर की खाद, फफूंदनाशक और जो कीटनाशक है वो अच्छे से मिट्टी में मिश्रित हो जाए। जब आप इन सब्जियों का बीज लें तो इसका भी हम उपचार करते हैं और इसका उपचार जैसे कि हमारे पास कैप्टान नाम दवाई आती है उसको हम 2 से 3 ग्राम कैप्टान प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से मिला लेते हैं और उस बीज का उपचार करते हैं और उस उपचारित बीज को हम जो हमने तैयार की है क्यारी उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं। ये ध्यान रखना है आपने कि जो बीज जो है हमारा वो बहुत घना नहीं बीजना चाहिए क्योंकि इससे जो हमारी पौध है वो बहुत घनी होती है और उसके कारण बीमारियां आने का जो अंदेशा है वो ज़्यादा रहता है। जब हमने बीज को बो दिया उसके बाद हम उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी या उसको गली सड़ी गोबर की खाद से ढक देते हैं और उसके बाद उसको हम हल्की सी सिंचाई करते हैं। पानी की मात्रा भी उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर पानी नमी ज़्यादा होगी हमारी क्यारी में तो उससे उसमें बीमारी लगने का जो डर है वो ज़्यादा रहता है। इसलिए नमी भी हमारी जो क्यारी में है वो कम होनी चाहिए। जो हमने क्यारी में बीज बोया है उसको हम सूखी घास या फिर पॉलीथीन से ढक देते हैं। पर ध्यान ये रहना चाहिए कि हमें पॉलीथीन या सूखी घास को जैसे ही हमारी कोमल जो अंकुरण है वो निकलने लगता है उस समय हमें उसको निकाल देना चाहिए और हल्की हल्की जो है सिंचाई करनी चाहिए। ये जो हमारी पौध है ये कम से कम 4 से 6 सप्ताह में रोपने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब हमने रोपाई करनी है तो आपने ये ध्यान रखना है कि उससे कम 3 से 4 दिन पहले हमने उसमें पानी देना बंद कर देना है ताकि जो हमारी पौध है वो कठोर हो जाए और नए वातावरण में स्थानांतरण करने के लिए वो अच्छी रहे। और जब हम उसको मुख्य खेत में रोपित करेंगे उस दिन हमने उसको पानी से सिंचाई करनी है और कम से कम 1 घंटा बाद उसको अपनी जो पौधशाला है वहाँ से निकालना है और मुख्य खेत में रोपित करना है। इससे ऐसा होता है कि जो हमारी जो पौध है वो मिट्टी के साथ आती है और जब हम उसको नए क्षेत्र में रोपित करते हैं तो वो अच्छे से रोपित होती है। और ये ध्यान रखना है कि जब हमने पौध को नए स्थान पे प्रत्यारोपित करना है तो वो हमने दोपहर के बाद ही उसको रोपित करना है ताकि हमारी जो पौध की जो बढ़वार है वो अच्छी हो सके। वो भी जो है हमारी लगती है 60 और 45 की दूरी पर, मतलब कतार से कतार की दूरी है वो है 60 सेंटीमीटर और जो एक पौध से दूसरी पौध की दूरी है वो है 45 सेंटीमीटर। इस दूरी पर आपने इस फसल को लगाना है। अब हम करते हैं इनके पोषण की बात।
जैसे कि गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, इनको जो है खाद एवं उर्वरक की अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें गोबर की खाद, तो कम से कम 16 क्विंटल गोबर की खाद 1 बीघा क्षेत्र के लिए चाहिए होती है। उसके अलावा 20 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम हमारे पास सिंगल सुपर फॉस्फेट और औसतन 7 किलोग्राम के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश की आवश्यकता पड़ती है अगर हमें अच्छी उपज लेनी है। फिर बात आती है हमारी सिंचाई, निराई, गुड़ाई और अन्य सस्य क्रियाओं की। इसमें अगर हम सिंचाई की बात करें तो जो हमारी सर्दियों की फसलें हैं उसमें हमारी गर्मियों की फसलों की अपेक्षा कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारी मिट्टी है उसमें नमी ज़्यादा है तो आपको कम सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से ही आपने उसमें सिंचाई करनी है। अब अगर हम निराई गुड़ाई की बात करें तो आप कम से कम इसमें 3 या 4 गुड़ाई अवश्य करें, क्योंकि इससे जो है हमारी जो मिट्टी है उसमें वायु का संचार होता है और पौधे की जो ग्रोथ है, वो पौधे की जो बढ़वार है वो अच्छी होती है, और उसके अलावा जो हमारे पास खरपतवार हैं उनका भी नियंत्रण रहता है। जब हम इसकी तोड़ाई की बात करते हैं तो लगभग पौध रोपण से 80 से 90 दिनों में हमारी जो गोभी की फसल है वो मंडी के लिए तैयार हो जाती है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन कम समय में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इसका मौसम के अनुसार प्रबंधन अगर नहीं किया जाए तो मुर्गियां विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाती हैं, जिससे व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो मुर्गी पालक भाइयों, अगर आप भी मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इनकी देखरेख और प्रबंधन कार्य किस तरह से करें, जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद से। मुर्गियों में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, इसके अलावे परिजीवी रोग, ये 3 मुख्य तौर पर बीमारियां हैं। संक्रामक रोग उस तरह के रोग को कहते हैं जिसमें कि आपको फैलने वाली बीमारियां, जैसे कि टुनकी या झुपनी, जिसमें मुर्गियां एक कोने में खड़े होकर झुकने लगती हैं, सफ़ेद दस्त होता है और मुर्गियां बहुत बड़ी संख्या में मुर्गी मर जाती हैं, जो वायरस से होती है। तो इसके लिए जब बीमारी हो जाने के बाद इलाज करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे कि आपको हमने कहा कि टुनकी या झुपनी, जिसे कि हम रानीखेत बीमारी कहते हैं, तो रानीखेत बीमारी का पहला टीका आप जब आपका चूजा 3 से 7 दिनों के अंदर में आप इसे 1 बूंद नाक में दे दें। दूसरा टीका 14 दिनों पर आप दें, जिसे गम्बोरो बीमारी कहते हैं या IBD कहा जाता है। अगर मुर्गी पालन के व्यवसायी जो भी हैं वो अगर ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो ब्रॉयलर में पुनः इसे लसोटा जो कि पीने के पानी में दे दें, या फिर उसी विधि से 1 बूंद आँख बूंद आप 24 दिन पर इसे दे दें। इसके अलावे अगर मुर्गी पालक भाई अंडा देने के लिए मुर्गी रखे हुए हैं या वो देसी मुर्गी भी रखे हुए हैं, तो उनमें आप देखते होंगे चेचक का लक्षण आ जाता है, जैसे कि चोंच पर, कलगी के ऊपर में
आँख के पास आप देखेंगे चेचक जैसा जख्म हो गया है, तो आप इससे बचाव के लिए 6 सप्ताह पर फाउल पॉक्स बीमारी का टीका लगा दें। इसे भी सुई से देने 0.2 ml प्रत्येक मुर्गी को आप चमड़े के नीचे सुई से दे देंगे। उसी प्रकार से जो आपने रानीखेत का टीका पहले दिया 1 से 7 दिन के अंदर में आँख में और नाक में, अब इसी बीमारी के लिए दूसरा टीका देने की आवश्यकता होती है, जिसे आप 8 सप्ताह की उम्र पर मुर्गियों को R2B के नाम से यह टीका आता है। इसे आप जांघ में, चमड़े के नीचे या मांस में आप इसे आधा ml करके प्रत्येक मुर्गी को सुई से जांघ में दे दें, तो इससे आपकी मुर्गी जो है वो सुरक्षित हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप 16 सप्ताह की उम्र में जब मुर्गियाँ अंडा देने के लिए तैयार होती हैं, उस अवस्था में आप पुनः एक बार इसे रानीखेत का टीकाकरण कर देंगे। तो इस प्रकार से अगर आप टीकाकरण को निर्धारित कर लें अपने मुर्गी फार्म पे, तो संक्रामक रोग जो है उससे आप अपनी मुर्गियों का बचाव कर सकते हैं। आज के इस बदलते समय में जैसे हर वस्तु का आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे किसानों का रुझान भी पॉली हाउस की खेती की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पॉली हाउस को किस तरह से बनाया जा सकता है? आज इन्हीं सब बिंदुओं पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ। पॉली हाउस वर्तमान में जो कृषि का जो विकास हुआ है, उसी के तहत यह जो है पॉली हाउस में किसान खेती करते हैं, और इसमें कम जो है हमारा रकबा में हम कैसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, वह पॉली हाउस के अंदर जो है करके कर सकते हैं। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो आयरन GI पे जो है पाइप पे खड़ा होता है, और वो प्लास्टिक से कवर किया हुआ रहता है। इसके अंदर शेड नेट होते हैं, और इरिगेशन के लिए जो है फॉगर एवं ड्रिप का जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से ये जो है किसानों के लिए इसमें जो बेमौसमी सब्जी की खेती जो है वो लाभप्रद होती है। इसके साथ साथ इसमें फूल की खेती भी जो है की जाती है। तो इससे किसानों को जो है जब बेमौसमी खेती करते हैं तो उनको जो है अधिक जो है आय होती है। यद्यपि यह जो है खेती सामान्य खेती के तुलना में थोड़ा इसमें जो है ज़्यादा लागत लगता है, लेकिन उसके अनुपात में जो है मुनाफा भी जो है ज़्यादा होता है। पॉली हाउस की स्थापना ऐसे जगह पे होनी चाहिए जो कि जहाँ की ज़मीन जो है ऊंची हो, वहाँ पानी का जल जमाव जो है नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आसपास में जो है वहाँ पे थोड़ा वायु को रोकने के लिए वायुरोधक जो है होना चाहिए, जैसे कि वहाँ पे पेड़ वगैरह हो, या घर के आसपास जो है पॉली हाउस का निर्माण करना चाहिए। यह मुख्य रूप से जो है जो हमारे छोटे किसान हैं उनके लिए ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उनको कम ज़मीन होता है और कम ज़मीन से उनको इसमें जो है ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। लेकिन थोड़ी सी लागत इसमें जो है ज़्यादा लगती है, लेकिन जो हमारे बड़े किसान हैं वो भी इसको कर सकते हैं उसमें। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो है लघु सीमांत जो किसान हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और घर के सामने जो ज़मीन है, और सबसे बड़ी बात है कि यह काफ़ी कम रकबा में जो है खेती इसकी जो है की जा सकती है। तो कम से कम 1000 स्क्वायर मीटर का जो है हम लोग पॉली हाउस का निर्माण कराते हैं। पॉली हाउस में भी जो है हम लोगों को कीट नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। वैसे शुरू में ही हम लोग जो है सॉइल स्टेरिलाइजेशन जो है फॉर्मेलिन के माध्यम से जो है कराने का जो है किसानों को सलाह देते हैं। तो पहले हम लोग जब पॉली हाउस निर्माण करते खेती प्रारंभ करते हैं, उसके पहले सॉइल स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं, ताकि जो उसमें कीट और व्याधि है उसका वो जो है समाप्त हो जाए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है जब भी खेती करते हैं तो समय समय पे जो पौध संरक्षण की अनुशंसाएं की जाती है जिस फसल के लिए, उस पे हम लोग जो है ध्यान देते हैं। क्योंकि इसमें एक चीज़ देखा जाता है कि हम लोग जब फॉगर चलाते हैं तो ह्यूमिडिटी जो है हमारा बढ़ता है, तो उसमें जो है हम लोगों का कीट व्याधि का आक्रमण जो है हो सकता है। लेकिन यदि हम जो है पौध संरक्षण की को समय जो है अपनाते हैं तो फिर इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। पॉली हाउस के अंदर जब हम लोग ड्रिप का जो है संस्थापन कराते हैं, ड्रिप और फॉगर का, तो उसके साथ किसान भाई को एक ऑप्शन रहता है कि वो उसके साथ जो है फर्टिलाइज़र टैंक भी जो है लगवा लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र टैंक यदि लगवाते हैं तो जो भी पौधे को हम लोग खाद देते हैं तो वह
जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या फिर जो पानी में घुलनशील फर्टिलाइज़र है उसका यदि हम लोग प्रयोग करते हैं तो बिना किसी लेबर के जो है उसी सिंचाई में हमारा जो है खाद का भी जो है पौधों को प्राप्त हो जाता है। साथ ही जो कीटनाशक का भी हम लोग करते हैं तो उसी सिस्टम से जो हम सिंचाई करते हैं ड्रिप और फॉगर सिस्टम से, ड्रिप में पौधे के जड़ के पास जो है बूंद बूंद करके पानी जाता है और फॉगर में जो है ऊपर से फवारा के रूप में जो है पौधों को पानी प्राप्त होता है। तो यदि हम लोग वैसे कीटनाशक एवं फर्टिलाइज़र का जो पानी में घुलनशील हो उसका चयन करके इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाई को इसमें अतिरिक्त जो श्रम है उसकी भी बचत होती है। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र और कीटनाशक की जो मात्रा लगती है अन्य विधि से उसके तुलना में भी जो है हम लोगों को कम होती है। इससे उत्पादन में जो हमारा लागत है कम हो जाता है और किसान भाई को इससे फ़ायदा होता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। कोसा का कलेक्शन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस दौरान सबसे पहला यह है कि जब आपका कीड़ा 5वीं अवस्था में पहुंच जाता है उस दौरान आप कीड़े को ध्यान में रखना है कि आप कीड़े का अनावश्यक ट्रांसफर न करें। कीड़ा अगर पूरी तरह से खाना खा लिया है और उसका ऊपर की तरफ अगर मुंह की तरफ उठा के चल रहा है तो आप समझिए कि कीट में कहीं न कहीं अब यह कोसा बनाने की स्थिति में है और जिस समय कोसा बना रहा हो उस दौरान अनावश्यक ट्रांसफर न करें। कोसा बनाने के दौरान जब आपका कोसा तैयार हो रहा है उस दौरान आपको सुबह से शाम तक अपने फील्ड में समुचित तरीके से देखभाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पेस्ट हैं, प्रीडेटर्स हैं जो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। विशेषकर गिलहरी से नुकसान होता है, कौवे से नुकसान होता है, तमाम तरह के पक्षी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस दौरान आपको फील्ड में उपस्थित रहना है जिससे इस दौरान कीट को कोई नुकसान न हो। विशेषकर सुबह के तौर पर सुबह के समय में अगर आप उपस्थित रहते हैं, क्योंकि सुबह के समय ही कीट जो विभिन्न प्रकार की चिड़िया है वो भूखे रहते हैं और सुबह में आते हैं और उस दौरान नुकसान ज़्यादातर पहुंचाते हैं। तो अगर ये कोसा बनाने की जो स्टेज है ये 5 से 6 दिन तक चलता है फील्ड में। इस दौरान अगर आप समुचित देखरेख करते हैं तो आपको अधिक से अधिक कोसा का उत्पादन होगा और उस कोसे से आप अत्यधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं कि जनरली कोसा बनाने के दौरान हम कोसे को जब काटते हैं उसको समय से काटें। कोसा बनने के
4 दिन बाद ही उसको काटें, क्योंकि इस दौरान आपको बाहर से लगता है कि हमारा कीट कोसा बना दिया है, लेकिन अंदर में वो सिल्क का उत्पादन करता रहता है। अगर आप समय से पूर्व वहाँ से आप हटा देंगे और घर में ले जाएंगे, समय से पूर्व कोसा काट लेंगे, तब भी आपका नुकसान है। और लेट करने में भी नुकसान है, क्योंकि गिलहरी के द्वारा नुकसान होगा, कौवे के द्वारा नुकसान होगा, जिससे आपको आर्थिक क्षति पहुंचेगी। कोसा काट करके आप ले आते हैं, उसको माला बना लीजिए, 5-5 का एक झुंड बना करके उसको 20 ऐसे झुंड बनाएंगे तो 100 की एक माला तैयार हो जाएगी। उस माले को सीधे लगा करके पेडंकल की तरफ आप बांध करके सीधे लगा करके फील्ड में आप जहां भी अपना ग्रेनेज कर रहे हैं वहां पे काट दीजिए, वहां पे टांग दीजिए। और जिससे अब अगर भंडारण उसका समुचित तरीके से करते हैं तो आपको किसी पेस्ट से उसका नुकसान नहीं होगा और आपको लाभ होगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मशरूम उत्पादन पर एक किसान का अनुभव। अधिक उत्पादन हेतु गाजर की वैज्ञानिक तकनीक से खेती।
तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।